मुकेश कटारे। अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप मेरी क्लास लाइव देख पाते हैं, सुबह 11:30 बजे रहती है और कुछ लेक्चर हैं जिनको हम बाद में यहाँ पर आपको भेजते हैं। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए क्या करना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होता है, तो उसके बारे में जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। अनअकैडमी प्लस पर आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री में मिल जाती है। यहाँ पर बहुत सारी स्पेशल क्लासेस रहती हैं जिनको आप फ्री में अटेंड कर पाते हो। यहाँ जो क्लासेस अभी मेरे द्वारा चलाई जा रही हैं उसमें एक बैच कोर्स है फॉर 2019 मेंस के लिए। इसमें 8 एजुकेटर इसको कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है 2020 की मुख्य परीक्षा के लिए, पेपर 2A पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको भी आप अटेंड कर सकते हो। एक नया बैच कोर्स स्टार्ट हुआ है भारतीय इतिहास और उसकी संस्कृति को लेकर। इसमें प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश के बारे में, प्लस पूरा का पूरा संस्कृति और कल्चर के बारे में यहाँ पर हरी सिंह सर और मैं इसे कंप्लीट करवाता हूँ। आने वाले टाइम में यहाँ पर जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, उसकी क्लास आपको मिल जाती है। बैच कोर्स का मीनिंग है एक से ज़्यादा एजुकेटर यहाँ आपको पढ़ाते हैं। क्या बेनिफिट है अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने से? स्टडी फ्रॉम होम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, 17 रुपये प्रतिदिन मात्र आपकी जेब से खर्च होता है और उसमें भी EMI का ऑप्शन मिल जाता है। पहले से आपके सामने पूरा टाइम टेबल रहेगा, स्ट्रक्चर्ड क्लास रहती है कि किस दिन कौन सा लेक्चर पढ़ाया जाएगा। भारत के टॉप एजुकेटर उन सब की क्लास आप अटेंड कर पाते हो। यहाँ 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ इनमें सब्सक्रिप्शन अवेलेबल रहता है। 1 साल का जो फीस है 7,000 रुपये, 6 महीने का 5,600 रुपये, 3 महीने का जो फीस है 3,500 रुपये, 1 महीने का 1,400 रुपये। बट पेमेंट करने से पहले यहाँ रेफरल कोड जो है मुकेश लाइव या मुकेश कटारी यूज करते हैं तो आपको 10% हर सेगमेंट में डिस्काउंट मिल जाता है। 7,000 रुपये घट करके 6,300 रुपये हो जाते हैं। 5,600 से घट के 5,040 हो जाता है। 3,500 से कम होकर के 3,150 रुपये हो जाता है। अनअकैडमी ज्वाइन करने का ये सिंपल प्रोसीजर है। ये जो सीरीज है ये स्पेसिफिक है आंसर राइटिंग की सीरीज। मुख्य परीक्षा में कैसे आंसर लिखें, ये प्रूवन सीरीज है कि इस तरीके से यदि आप आंसर लिखते हैं तो आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। राइट। 3 नंबर के आंसर कैसे लिखे जाते हैं, 6 नंबर के कैसे लिखे जाते हैं, इन पर हमने डिस्कशन किया था और पिछले लेक्चर में एक जो क्वेश्चन का आंसर था वो पूरा नहीं हो पाया, आज हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन था कि भारत में जलवायु प्रदेशों का विभाजन कीजिए। ओके, तो इसमें ये डिस्कस किया था, इन्होंने जो आंसर लिखा है कि भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी है। यहाँ जलवायु में प्रादेशिक स्वरूप पाए जाते हैं। कई विद्वानों द्वारा भारतीय जलवायु प्रदेशों की व्याख्या की गई। अब ये मुख्य जो आंसर मैं चाहता था कि कोपेन का वर्गीकरण मिले वही यहाँ पर है, परंतु अधिक मान्य कोपेन का जलवायु को दिया गया है और उन्होंने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को बताना शुरू कर दिया। एक साइड में लिखा है जलवायु के प्रमुख प्रकार और दूसरी तरफ लिखा है कि कहाँ पर ये पाई जाती है। फिर समझ लो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ वही व्यक्ति लिख सकता है जिसको ये रटा हुआ होगा। आप यहाँ पर बना करके तुक्के लगाकर उसके आंसर नहीं लिख सकते। अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इसी को करना है। नहीं आता है तो इसको छेड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। पहले इन्होंने कोपेन का वर्गीकरण जो है, आप कोई भी ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक ले लो, उसमें आपको ये लिखा मिल जाता है, NCERT में भी लिखा मिल जाता है, तो आसानी से इसको लेकर टेंशन होना नहीं चाहिए कि कहाँ से कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल मिल जाता है। यहाँ पर लिखा AMW है ना, तो इसमें लिखा लघु शुष्क ऋतु पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है तो लिखा गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट है, करेक्ट है। फिर AS लिखा, यानी इसमें लिखा है शुष्क ग्रीष्म ऋतु मानसूनी प्रकार की होती है, तो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल वाला रीजन आता है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो कोपेन ने ये जो क्लासिफिकेशन किया उसमें ये डिनोटेशन की है, कैपिटल और स्मॉल लेटर, यही तो मेन चीज़ें हैं इसमें, है ना। अगला AW लिखा उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, ये प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में पाई जाती है, करेक्ट।
फिर इन्होंने लिखा यहाँ पर BSHW, अर्धशुष्क स्टेपी, सवाना स्टेपी, ये सब घास होती हैं, है ना, आप पढ़ते भी होंगे। ये कहाँ है, तो इन्होंने बताया कि उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब वाले इलाके में आ जाते हैं। यानी अर्धशुष्क सेमी एरिड एरिया जिसे कहते हैं, कि जहाँ वर्षा कम होने लगती है तो वो रीजन आ जाएगा। फिर उसके बाद VWHW लिखा, गर्म मरुस्थल के बारे में बताते हैं। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग जो है, जो थार मरुस्थल जिसके नाम से जाना जाता है, वो वाला हिस्सा आ जाता है। फिर CWG लिखा, शीत ऋतु वाला, तो गंगा का मैदान हो गया, साथ ही साथ इसमें राजस्थान आ गया, है ना, इसमें ये एरिया आ जाते हैं, तो उसको इन्होंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है फिर यहाँ पर DFE लिखा हुआ है, यानी लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र ऋतु होती है। तो इसके बारे में इन्होंने अरुणाचल प्रदेश का इन्होंने यानी इसे उल्लेख कर दिया। नेक्स्ट फिर इन्होंने ध्रुवीय प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड में पाई जाती है। और फिर आता है टुंड्रा प्रकार की जलवायु, जो कि उत्तराखंड के उन इलाकों में जहाँ बर्फ रहती है उसमें ये पाई जाती है। लास्ट में इन्होंने लिखा, कहता है कोपेन महोदय उपरोक्त 9 प्रकारों में भारतीय जलवायु को विभक्त करते हैं। तो 9 प्रकार में आपको ये जलवायु बतानी है। अगर आप 3, 4, 5 बताते हो तो वैसे ही वो नंबर नहीं देने वाला है, लेकिन जब आप 9 लिख देते हो तो ऐसे क्वेश्चन में 5 नंबर लाना पॉसिबल है। 6 में से 5 लाना ये अपने आप में पॉसिबिलिटी हो जाती है। करेक्ट। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फुल क्वेश्चन मतलब 15 नंबर वाला, कि 15 नंबर का क्वेश्चन है उसको कैसे लिखा जाए। 6 मार्कर हमने 2-3 क्वेश्चनों के मॉडल देख लिए, 3 मार्कर देख लिए, ये सीरीज चलेगी आगे भी, मैं आपको इसमें ऐड ऑन करता जाऊंगा, राइट, जिससे कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं कि कैसे इसके आंसर लिखे जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन मैंने इसमें इनसे पूछा गया था कि भूकंप जो है, यानी क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में भूकंप को समझाइए, भूकंप के परिणाम और इसके प्रभाव को कम करने के उपाय भी बताइए। यानी एक्सप्लेन अर्थक्वेक with reference to natural disaster, what are its consequences and what are the measures to reduce its effect। प्राकृतिक आपदा के रूप में तो आपको भूकंप समझाना है, फिर उसके परिणाम बताने हैं और उसके प्रभावों को कम करने के उपाय बताने हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है। शब्द सीमा आपके पास इसमें 300 शब्द की रहती है, 300 वर्ड में ये लिखना होता है। ऐसे क्वेश्चन में अब मस्ट हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि इसमें इंट्रो भी आएगा और कंक्लूजन भी आएगा, भूमिका भी बनानी पड़ेगी, निष्कर्ष भी लिखना पड़ेगा। बिना भूमिका बिना निष्कर्ष के ये पूरा नहीं माना जाएगा। देखें क्या लिखा, भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम है। इस क्वेश्चन के आंसर में, फुल क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़ी मिस्टेक, क्या इंट्रो नहीं है, यानी प्रश्न की भूमिका गायब है। तो प्रश्न की भूमिका के बिना आंसर, आप मान लो कि आपने पहले से ही अपनी जो मार्किंग है उसमें कमी करवा दी, ठीक, तो आपको इसकी भूमिका बनानी पड़ेगी। अब भूमिका क्या बनाए, क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में भूकंप को समझाइए, इसके प्रभाव और परिणामों को कम करने के उपाय। तो इसकी भूमिका हर प्रश्न की जो इंट्रो है अलग रहता है। इंट्रो को आप रट कर नहीं जा सकते। इंट्रो आप ये सोच के जाएं कि मैं रट लूँगा वैसा लिख दूँगा, नहीं, मोमेंटम होता है प्रैक्टिस से। इसकी अगर आप इंफॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं तो लिखना सीख जाते हैं। तो 2-3 लाइन की भूमिका बनाई जा सकती थी कि प्राकृतिक आपदाएं मानवीय जान माल को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आर्थिक सामाजिक रूप से भी प्रभाव डालती हैं। भूकंप इसका एक उदाहरण है।
अब मोमेंटम, जैसे मुझे अभी याद आया तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, और ऐसे ही वहाँ आप जब लिखने बैठते हैं तो उस समय आप उसको कैसे देख पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हो। पॉलिटी का क्वेश्चन होता तो उसकी भूमिका अलग बनती है, इकोनॉमिक्स का रहता है तो वहाँ पर उसकी भूमिका अलग बनती है, हिस्ट्री के क्वेश्चन में अलग होती है, जियोग्राफी में अलग बनेगी। साइंस साइंस के साथ ये अच्छी बात है कि उसमें भूमिका जैसा कुछ होता नहीं है, उसने जो पूछा है वैसा लिख देना होता है। ठीक, फिर भी हम कोशिश करते हैं। भूमिका मतलब कैसे लिखें, ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपने देखा होगा कई प्रोग्राम होते हैं तो मंच पर जब किसी अतिथि को बुलाते हैं तो उसके पहले उसके बारे में दो चार बातें करना पड़ती हैं। तो उसी प्रकार से जब हम क्वेश्चन का आंसर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ उस आंसर के आगे पीछे की इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगी। विदाउट दैट इंफॉर्मेशन योर आंसर इनकम्प्लीट। So it is must to intro, and finally it is also must to conclude your answer with positive message। यानी कि आपको निष्कर्ष भी लिखना ही पड़ेगा। कुछ लोग इंट्रो भी छोड़ देते हैं, निष्कर्ष भी छोड़ देते हैं, तो आप ये मान लो आपकी मार्किंग जो है 10 नंबर में से हो रही है। आप 15 में से नंबर नहीं ला रहे हो, आपको 10 में से मिलेंगे, तो 7-8 नंबर मिलते हैं ना। तो ये प्रैक्टिस वाली बात आती है कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ओके, तो ये सीरीज में चलाता रहूँगा, ऐसा नहीं कि इसमें ये बंद कर देंगे। तो इस पर डिस्कशन इसका जो लेक्चर आएगा उसमें ये फुल क्वेश्चन पूरा देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कहाँ पर हम क्या ऐड ऑन करके और कितने नंबर ला सकते हैं। राइट, सो थैंक यू।